हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आरजे इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। वेल, माय नेम इज़ राजेश तिवारी। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के कुछ स्पेशल रूल्स। ठीक है, 4 रूल्स हमने पढ़े थे। आज के इस क्लास में हम आप लोगों को 5वां रूल पढ़ाएंगे। तो आइए देखते हैं 5वां रूल हमारा क्या कहता है कि यदि एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस में, ठीक है बेटा, यदि एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस में इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, ठीक है, यदि एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस में इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड के बाद इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव क्या होता है बेटा? इन्फिनिटिव टू को बोलते हैं। मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव के बाद अगर टू का यूज़ हो ना, अगर टू का यूज़ हो तो पैसिव वॉइस निम्न तरह से बनाते हैं। निम्न तरह से कैसे बनाते हैं बेटा? स्ट्रक्चर लिखिए, आपको इजी लगेगा। देखिए, स्ट्रक्चर है बेटा कि पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अब आपको कि सर हेल्पिंग वर्ब क्या होगा बेटा? इन्हीं में से कोई एक रहेगा। उसके बाद टू रहेगा। टू क्या होता है? इन्फिनिटिव होता है। अगर टू होता है तो उसके बाद हम बी का यूज़ करेंगे। बेटा याद रखिएगा, यदि हेल्पिंग वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब के बाद टू हो तो टू के बाद हम बी लगाएंगे। और बी के बाद हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद प्रीपोजिशन बाय लगता ही है, फिर पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। बेटा एग्जांपल देखते हैं। आई एम टू राइट अ स्टोरी। आई एक सब्जेक्ट है, एम एक हेल्पिंग वर्ब है, टू एक इन्फिनिटिव है, राइट एक वर्ब है और अ स्टोरी एक ऑब्जेक्ट है। तो बेटा जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है ना, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है। इस वजह से सबसे पहले हम लिखेंगे अ स्टोरी। अब बेटा एक कहानी है तो इज लिखेंगे। आप कहोगे सर हम आपने बताया था कि यदि इज एम आर होता है तो उसको इज एम आर में बीइंग जोड़ते हैं, आप यहाँ पे बीइंग लगाया नहीं है। तो बेटा सुन लो, अगर इज एम आर होता है तो बीइंग लगाते हैं कब? जब इसके बाद मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो, मतलब आईएनजी फॉर्म हो तब। अगर इज एम आर वॉज वर हैज हैव हैड के बाद टू का यूज़ हो, टू मतलब इन्फिनिटी टू का, तब बेटा हम बीइंग नहीं लगाते, या हैज़ हैव हैड में बीइंग नहीं लगाते, बल्कि इसी टू के बाद हम बी का यूज़ करेंगे। तो अ स्टोरी एक कहानी है, इज टू का टू, इन्फिनिटी टू है बेटा, तो टू के बाद क्या लगाना है? बी। टू बी राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन बाई आई का मी, अर्थात अ स्टोरी इज टू बी रिटेन बाई मी। कितना इजी है ना बेटा। आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। आई हैव टू डू इट। आई एक सब्जेक्ट है, हैव एक हेल्पिंग वर्ब है, टू इन्फिनिटिव है, डू मेन वर्ब है, इट एक ऑब्जेक्ट है। तो बेटा जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है, तो सबसे पहले लिखेंगे इट। हैव और हैज़ दो ही सहायक क्रिया होती है, तो इट एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो इट हैज़। टू का टू, इट हैज़ टू, टू के बाद क्या लगाना है बेटा? बी लगाना है, तो बी। फिर डू का थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये मेन वर्ब है, इसका थर्ड फॉर्म होता है डन बाई आई का मी ना। ये 5वां रूल था। आइए 6वां रूल देखते हैं। यदि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, यदि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट अब्सेंट हो, अब्सेंट मतलब अनुपस्थित हो, जो हमारा एक्टिव वॉइस उसमें ऑब्जेक्ट ना हो, तो पैसिव वॉइस निम्न तरह से बनाते हैं। निम्न तरह से बनाते हैं कैसे? नोट में एक चीज़ देखते हैं बेटा कि जो ये जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट अब्सेंट होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस मैक्सिमम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होते हैं। मतलब ज़्यादातर ऐसे सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होते ही हैं बेटा। स्ट्रक्चर क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड, मतलब इंट्रोगेटिव में होंगे तो पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, जो रहेगा वही लिख देंगे। अकॉर्डिंग टू एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्योंकि पैसिव वॉइस बना रहे हैं, फिर बाई, उसके बाद पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बेटा ये फॉर्मूले को याद कीजिएगा, क्वेश्चन वर्ड पहले होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। पिछली क्लासेस में आप लोगों ने सीखा था कि हेल्पिंग वर्ब के बाद पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होता था, लेकिन सब्जेक्ट तो होगा नहीं, अर्थात एक्टिव वॉइस में जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट होगा ही नहीं, क्योंकि एब्सेंट होगा। तो एब्सेंट होगा तो हम लिखेंगे नहीं, तो लिखेंगे क्या? क्वेश्चन वर्ड पहले लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर
मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, फिर पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल्स देखते हैं कुछ इसी से रिलेटेड। हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है? सबसे पहला एग्जाम्पल है कि वॉट डोज सी ईट। बेटा देखो ये क्वेश्चन वर्ड है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं दिया। ऑब्जेक्ट एब्सेंट हो तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड रहता है तो वही लिख देते हैं। बेटा ये प्रेजेंट डेफिनिट है, प्रेजेंट डेफिनिट को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस मतलब व्हाट इज़। अब आप कहोगे सर इज़ आपने क्यों लगाया? क्योंकि सब्जेक्ट एब्सेंट है, और अगर सब्जेक्ट एब्सेंट होता है तो वो हम सिंगुलर मानते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज़, उसके बाद ईट का थर्ड फॉर्म ईटेन, ईटेन के बाद बाई, फिर सी का हर। तो व्हाट इज़ ईटेन बाई हर। एक और एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। दूसरा एग्जाम्पल है व्हाट वर यू डूइंग, व्हाट वर यू डूइंग। बेटा व्हाट का व्हाट होगा ना। अब देखिए ये तो सब्जेक्ट है, लेकिन पैसिव वॉइस का क्या है, ऑब्जेक्ट है। और ये डूइंग इसके बाद ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, मतलब पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट नहीं है। अगर पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट नहीं होता है तो हम सिंगुलर मानते हैं। तो व्हाट वाज पास्ट कॉन्टिन्यूस उसी में रहता है, बस बीइंग ऐड करते हैं। व्हाट वाज बीइंग, इसका थर्ड फॉर्म डन बाय यू का यू, व्हाट वाज बीइंग डन बाय यू। सातवां रूल देखिए बेटा, स्पेशल रूल ही ये सब चल रहा है अभी। यदि एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर, यदि एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर इस प्रकार हो, किस प्रकार, देखिए देयर हो पहले, बेटा देयर है। वर्ब हो, देखिए वर्ब है। नाउन हो, बेटा नाउन है। इन्फिनेटिव हो, बेटा इन्फिनेटिव है। और मेन वर्ब हो, मेन वर्ब है। तो बेटा अगर स्ट्रक्चर ऐसे होगा तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, पैटर्न देख लीजिए बेटा। बहुत इजी मेथड में आप लोगों को लिख लिए ताकि आसानी होगी समझने में। पहले देयर लिखेंगे, देयर का देयर, ठीक। जो वर्ब होगा बेटा वही वर्ब लिखेंगे, जो नाउन होगा वही नाउन लिखेंगे। तीन चीज़ तो कॉमन हो गई। इन्फिनेटिव टू होता है बेटा तो टू लिख देंगे। अब टू अगर रहता है तो बी लगाते हैं, फिर जो वर्ब होगा थर्ड फॉर्म। कितना आसान है ना। देखिए देयर इज टाइम टू स्टडी, एक समय था पढ़ने का। देखिए बेटा देयर इज टाइम टू स्टडी, बेटा देयर का तो देयर लिखना है, वर्ब जो रहेगा सेम लिखना है, नाउन जो है वो सेम लिखना है। देयर, देयर इज टाइम, टाइम। बल्ले 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 ना। तो देयर इज टाइम, बेटा टू का तो टू लिखना है ना। तो बेटा इन्फिनिटी टू के बाद क्या लगाना है, बी लगाना है। इस वजह से इसके बाद बी लगाएंगे, फिर जो वर्ब होगा हमारा उसका थर्ड फॉर्म। तो स्टडी का थर्ड फॉर्म स्टडीड, तो इट्स टाइम टू बी स्टडीड। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। देयर, देयर इज नो, नो मनी, मनी। कितना आसान है ना। देयर, देयर इज नो, नो मनी, मनी। टू का टू होगा, टू के बाद बी लगाना है, बी। उसके बाद बाई का थर्ड फॉर्म बॉट, देयर इज नो मनी टू बी बॉट। आइए नेक्स्ट रूल देखते हैं बेटा। हमारा स्पेशल रूल, आठवां रूल, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सीरियसली करें बेटा। ये 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछता है, 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछता है, इवन वनडे एग्ज़ाम होता है ना उसमें भी बेटा कई टाइम से पूछा है। तो इस रूल को बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है। अब बस पैटर्न तो देखो, देखिए यदि एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर इस प्रकार का हो, इस प्रकार का हो तो आपको आई थिंक समझ आ गया होगा बेटा। लेकिन अगर इस प्रकार का हो, किस प्रकार का, ईट हो, उसके बाद वर्ब हो, उसके बाद नाउन हो, उसके बाद टू हो, उसके बाद भी1 हो, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो। कैसे, इट इज टाइम टू डू आवर होमवर्क, इट इज टाइम टू डू आवर होमवर्क। बेटा पहले इट का इट लिखेंगे, जो वर्ब होगा सेम लिखेंगे, जो नाउन होगा वो सेम लिखेंगे, मतलब बल्ले 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 इट इज टाइम, ठीक है। अब देखो बेटा इसमें क्या करना है, फॉर का यूज़ करना है। इट इज टाइम फॉर, कब, जो ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट के पहले। तो इट इज टाइम फॉर, बेटा ये आवर वर्क के ऑब्जेक्ट है, तो फॉर के बाद हमें क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। तो इट इज टाइम फॉर आवर होमवर्क, ठीक है। इट इज टाइम फॉर, ध्यान से देखो बेटा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है हमारा डू, डू के बाद आवर होमवर्क ये ऑब्जेक्ट है।
तो बेटा फॉर के बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना है, तो आवर होमवर्क लिख देंगे। इट इज़ टाइम फॉर आवर होमवर्क। उसके बाद टू है बेटा, टू लगाना है, बी का यूज़ करना है, टू के बाद बी और डू का थर्ड फॉर्म डन। इट इज़ टाइम फॉर आवर होमवर्क टू बी डन। कितना आसान है ना। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इट इज़ टाइम टू सेल कंप्यूटर। इट इज़ टाइम टू सेल कंप्यूटर। बेटा इट का इट, इज़ का इज़, टाइम का टाइम। अब ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर के पहले प्रीपोजिशन क्या लगाना है, फॉर। तो इट इज़ टाइम फॉर कंप्यूटर, टू का टू, उसके बाद बी, सेल का सोल्ड, ये थर्ड फॉर्म है। इट इज़ टाइम फॉर कंप्यूटर टू बी सोल्ड। आज के लिए बेटा बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर एक स्पेशल रूल के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए मन से पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक बेटा।